हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन, इसके यूनिट सेकंड और चैप्टर थर्ड के हमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जो यूनिट आपकी फर्स्ट थी ना, इसमें आपके टोटल 4 चैप्टर थे। इसमें टोटल आपके 4 चैप्टर थे। मैंने उन टोटल के जितने भी 4 चैप्टर थे ना, वो कंप्लीट वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिल रही होंगी तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट में ना भैया फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है ना आपकी एजुकेशन की है ना प्लेलिस्ट होगी, आप उसे ओपन करके देखना। उसमें सीक्वेंस वाइज मैंने सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। और जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसके भी जो मैंने आपके चैप्टर फर्स्ट है और जो आपका चैप्टर सेकंड है उसको मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोस हैं, क्योंकि ये एज अ रिवीजन क्विक क्लास के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं अगर आपने पहले से भी स्टडी कर रखी होगी। और अगर आपने नहीं भी करी है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि इसमें मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करने की आपकी कोशिश की है कि आपको कुछ भी डाउट ना रह जाए। और फिर भी अदरवाइज आपके कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपने देखा भी होगा, कई बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया था कि हाँ मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं हर बच्चों का रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। ओके, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस चैप्टर का नेम जान लीजिए, जो आपकी यूनिट सेकंड है, चैप्टर थर्ड संवैधानिक मूल्य है, जिसमें आप समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकार के हमें पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे ना कि हमारे संविधान में हमारी जो शिक्षा है उसका क्या एक तरीके से महत्व दिया गया है। हमारे संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके अंदर भी शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जितने भी हमारे आर्टिकल्स, जैसे हमारी समानता से रिलेटेड बनाए गए हैं, स्वतंत्रता से रिलेटेड बनाए गए हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें शिक्षा देने का भी इसका सरकार का निहितार्थ छुपा रहता है। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में इन चैप्टर्स में देखेंगे। तो जैसे कि इसमें आपका है कि शिक्षा और संविधान कि आखिर में ये कैसे एक दूसरे से कोरिलेशन भी रखते हैं, संबंध भी रखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा है, फर्स्टली तो आप देखिए कि शिक्षा आखिर में होती किस टाइप से है। अगर आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ी होगी, यूनिट फर्स्ट का जो आपका चैप्टर फर्स्ट था, उसमें मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया था कि शिक्षा आखिर में होती क्या है, शिक्षा कितने प्रकार की है। तो जैसे कि इसमें लिखा है ना कि शिक्षा का उन अनुभवों से है जो एक व्यक्ति को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। इट मीन जो शिक्षा होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हमें दी जाती है। आपने देख रखा है कि जो शिक्षा है औपचारिक वे में कैसे दी जाती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। अदरवाइज मैं इसमें भी बता देती हूँ कि कुछ बच्चों को, अगर वो बच्चे यहाँ से भी वीडियोस देख रहे हो तो उन्हें समझ में आ जाए। औपचारिक शिक्षा ये होती है ना कि जो हमें एज अ फॉर्मली हमें बुकों के थ्रू क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अभी आप जो शिक्षा ले रहे हैं ये औपचारिक शिक्षा है, या फिर जो आपने स्कूल में कभी स्कूल टाइम में शिक्षा जो ली थी टीचर्स के थ्रू, ये भी आपकी औपचारिक शिक्षा थी। परंतु जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो आपकी हो जाती है जो आप अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, या अपनी डेली लाइफ में जो भी पर्सन हर एक सेकंड हर एक मिनट जो भी कुछ नया सीखता रहता है, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि शिक्षा का उन अनुभव से है जो एक व्यक्ति को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। ये अनुभव व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में प्रभावित करते रहते हैं, ठीक है। और शिक्षा के साथ राष्ट्रीय नीति योजनाओं को भारत के संविधान के अनुसार निर्मित किया जाता है। जो हमारी शिक्षा के साथ है ना, जो हमारी राष्ट्रीय नीति होती है, इनको इन सब के साथ जोड़ा जाता है। इसके अनुसार हमारे संविधान को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। जो कि हमें संवैधानिक मूल्य, जैसे कि हमें समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार की प्राप्ति और उनके पालन के लिए क्या करता है, निर्देशित करता है। तो इसलिए जो शिक्षा है ना, आपने देखा है कि हमारे संविधान के अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमारे संविधान का हर एक चीज़ शिक्षा को हमारे एक तरीके प्रेफरेंस पे रखता है। अगर आपने अगर आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल्स, या आपने जो संशोधन अमेंडमेंट्स होते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा कि लिखा हुआ है, हमारे जो मूल कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, इन सब में भी लिखा जाता है कि 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है, फ्री निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो इट मीन्स क्या है, जो शिक्षा का एक तरीके से हमारे संविधान के अंदर भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारी शिक्षा को लेकर। तो इसके अंदर हम यही चीज़ें देख रहे हैं। और जैसे कि इसमें लिखा भी है, ये पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है कि शिक्षा संविधान का मुख्य पक्ष है, कि इसका एक तरीके से इम्पॉर्टेंट पक्ष है जो शिक्षा है संविधान के लिए। नेक्स्ट आपका शैक्षिक निहितार्थ, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उसके अंदर शैक्षिक निहितार्थ क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के गोखले बिल को 2009 में स्वतंत्र भारत की संसद ने पारित किया था, और
उन्हें शिक्षा के अधिकार को संविधान में दर्जा करके उसे एक मूल अधिकार बनाया था। इट मीन जो हमारा संविधान है, इसको जो हमारी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, जो 14 साल तक के बच्चों को, आपने देखा होगा कि उनको क्या बोला जाता है कि सरकार उनको निःशुल्क पढ़ाएगी, उनको अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। पेरेंट्स को भी बोला जाता है कि 14 साल तक के कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाना चाहिए। उनके लिए जो सरकार है वो क्या करती है, आपने देख रखा होगी कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि 8th तक अगर आप पढ़े होंगे तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्कूल में। और ना ही और तो और सरकार आपको स्कूल यूनिफॉर्म के पैसे देती है, बुक्स के लिए पैसे देती है, हर चीज़ के लिए प्रोवाइड करवाती है, बुक्स के पैसे देती है। और वहीं अगर आप 9th क्लास में चले जाते हैं तो भी आपकी एक फ़ीस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। फिर भी वो बहुत माइनर फीस होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट होती है। जैसे कि वो 60 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं या फिर 120 रुपीज़, इस टाइप से आपको देने पड़ते थे 9th 10th क्लास में। तो यही चीज़ें है ना कि जो एक तरीके से जो सरकार थी ना, उसने जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के जो गोखले बिल थे, मतलब जो एक तरीके से नकली बिल थे, 2009 में ना स्वतंत्र भारत की संसद ने इसको पारित करा था और शिक्षा के अधिकार को संविधान के अंदर एक तरीके से बहुत मूल अधिकार के रूप में दर्जा दिया था। अब ये मूल अधिकार के रूप में कैसे दर्जा दिया, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। जैसे कि आप देखते हैं, अब चलो मैं आपको एक एक करके ये जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ाती हूँ। इसके अंदर आप खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कैसे सरकार ने संविधान के अंदर शिक्षा के लिए मूल अधिकार इसको बना दिया है। जैसे कि आपका आर्टिकल 29 सेकंड है, इसमें कहा गया है ना कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे या फिर राज्य की मदद से चलाए जा रहे किसी भी शैक्षिक संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या लिंग, धन अथवा नस्ल के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है ना कि अगर सरकार कोई भी कार्यक्रम चलाती है या सरकार उसमें कोई भी हेल्प करती है तो ये नहीं कि उसमें आप किसी भी धर्म के आधार पे या फिर लड़का लड़की के आधार पर या फिर कोई अमीर गरीब के आधार पर या वंश के आधार पर या जाति के आधार पर या नस्ल के आधार पर किसी भी तरीके से आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते और उन्हें वंचित नहीं कर सकते प्रवेश करने के लिए। तो इसने ये आर्टिकल 29 में कहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सरकार ने हमें अपने संविधान में शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ऐसे ही जो आपका आर्टिकल जो 14 है आपका, वैसे तो इसमें कहा जाता है कि विधि के समक्ष समानता, जो आपके 14 से 18 तक चलते हैं ना, इसमें आपकी समानता का अधिकार होता है। अब वो किस टाइप से समानता दी जाना है वो हम देखते हैं एक एक करके। अब शिक्षा के क्षेत्र में कैसे समानता दी जाती है तो हम इसके बारे में देखते हैं। जो आपका आर्टिकल 14 है ना, उसके अनुसार राज्य भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को समानता देने से या संरक्षण देने से इनकार नहीं करेगा। इट मीन्स जो सरकार है वो ये नहीं कर सकती कि किसी को भी इक्वल ना माने, उनको प्रोटेक्शन ना दे। थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो आप इसको थोड़ा नेगलेक्ट करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। बट बच्चों की डिमांड थी कि हाँ वो वीडियोस प्रोवाइड की जाए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ कि जिससे बच्चों के जो एग्ज़ाम में उनको कोई भी दिक्कत ना आए। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि वो जो सरकार है वो किसी भी चीज़ में हमें ये नहीं कर सकती कि पक्षपात करें या हमें संरक्षण देने से इनकार करे, ऐसा नहीं कर सकती। समानता के अधिकार का आशय यह पक्का करना है कि राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग विभेदकारी रूप से ना करें। जो उनको शक्तियाँ दी गई हैं तो उसमें ये नहीं कि उनमें वो डिफ्रेंशिएट करके अपनी शक्तियों का यूज़ करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और समानता का अधिकार सभी तक शिक्षा की पहुंच को भी सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि सभी को समान रूप से, इट मीन्स ये आपको लिख रखा है ना मैंने, विधि के समक्ष समानता, इट मीन्स होता है कि कानून के समक्ष, कि कानून सभी के लिए जैसे हम बोलते हैं ना इक्वल होता है, तो उसी के समक्ष हमें पूरी तरीके से क्या होना, इक्वलिटी होना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर हमारी कोई भी फ्रीडम्स के से रिलेटेड कोई भी छूट हो, उन सभी में हमें क्या करना है, इक्वलिटी प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में हो गया तो हमें किसी भी ये नहीं कि हमें ये संरक्षण ना देना, किसी धर्म, जाति, लिंग भेदभाव करना, इन सब चीज़ों में भेदभाव ना करके सभी को इक्वल तरीके से। अब जैसे आप देखते हैं कि स्कूलों में भी कितने टाइप से स्कूल में बच्चे आते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई अमीर खानदान से जो होता है बच्चा आता है या फिर कोई एक ही हिंदू धर्म का बच्चा आता है। आप देखते होंगे कि वहाँ पर सभी हिंदू, मुस्लिम या फिर कोई अमीर गरीब सब टाइप के बच्चे वहाँ पे आपको मिलते होंगे देखने को। तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका आर्टिकल 14 है वो हमें क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता देता है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी। आपका जो आर्टिकल 15 है इसके अनुसार है ना, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, प्रजाति या जाति, लिंग या जन्म के स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हाँ 14 से जो आपका 18 तक कौन सा है अधिकार, समानता का अधिकार है। तो उसी के अंतर्गत या आपका किसी भी चीज़ में भेदभाव ना करते हुए, ना लिंग, ना जाति, ना जन्म, किसी भी इस पे भेदभाव ना करते हुए सभी को क्या करना है, शिक्षा के अवसरों में समानता की सुनिश्चित करना है कि हाँ किसी भी चीज़ में भेदभाव ना करते हुए सभी को सही तरीके से शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। सरकार ये करती है इसके अनुच्छेद 15 के अनुसार। अब जो आपका अनुच्छेद 16 है, आर्टिकल जो आपका 61 है, इसके अकॉर्डिंग ना आपको अवसरों की समानता दी गई है कि सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि सभी को ये नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटी से किसी भी अवसर से क्या किया जाए, बेदखल कर दिया जाए। सभी को समान अवसर दिया जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट अगर स्कूल में करना होता है तो सभी बच्चों को इक्वल मानकर ही सबको पार्टिसिपेट में वो किया जाता है ना, सभी से एग्ज़ाम लिया जाता है, हाँ फिर उनसे प्रैक्टिस करवाई के देखी जाती है। पर सभी को क्या होता है, सभी को इक्वल राइट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का। किसी को भी ये नहीं रहता कि हाँ उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती और उसको ऐसे ही बेदखल कर दिया जाता है। सभी को उसके लिए समान राइट दिए जाते हैं। तो इसके अंदर यही है ना कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर भारत के सभी नागरिकों को क्या किया जाएगा, समान अवसर की गारंटी प्रदान की जाएगी। सभी को उसमें पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट है, किसी में भी असमानता नहीं रखी जाएगी। आपका 16(1) के अनुसार ये कही गई है। सरकार ने इस अकॉर्डिंगली जो हमारी शिक्षा है, हमें नहीं हमारी शिक्षा को आर्टिकल्स के अंदर क्या किया है, एक तरीके से प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। और जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो तो है ही। हमें अगर 14 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें समानता का अधिकार है, सभी के समक्ष समान व्यवहार हमें हमारे साथ किया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सभी को समान वो अधिकार दिया जाएगा। तो इस टाइप से आप कोरिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं इसलिए। आपका ऐसी जो अनुच्छेद 16 का 4 है, जैसे कि अभी आपने ये देखा कि 16 का फर्स्ट और ये जो 16 का 4th पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग है ना, नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में प्राप्त नहीं है, तो नियुक्ति के आरक्षण के लिए विशेष अधिकार देता है। कि अगर कोई कोई जैसे होता है, आपने देखा है कि अपने स्टेट में, अपने मतलब इंडिया में कैसे होता है, कोई एससी कैटेगरी का होता है, कोई ओबीसी कैटेगरी का होता है, या फिर कुछ अनुसूचित वो जो जनजातियां होती हैं जो एससी कैटेगरी की आती हैं, तो उनको क्या होते हैं, सरकार ने उनके लिए बहुत से वो करती है ना, उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं, उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। जैसे अगर आप देखते होंगे कि अगर कोई जो एससी कैटेगरी का जो होता है और अगर वो गवर्नमेंट कोई कोई जो फॉर्म्स होते हैं उनको फिल कर रहा होता है तो उनकी फ़ीस को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो नील होती है उनकी फ़ीस कभी कभी। और जो जनरल कैटेगरी होती है उनकी जो फ़ीस होती है वो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जितनी भी चार्ज करता है कोई भी जो एग्ज़ाम लेता है, तो उस अकॉर्डिंग रखी जाती है। तो वही आप देख सकते हैं कि कैसे जो हमारे सरकार है उसने हमें अवसरों की तो समानता दी है, साथ साथ में उन्होंने क्या कर दिया है, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं उनको भी मतलब समान अधिकार में लाने के लिए, समान व्यवहार करने के लिए सभी के साथ उनको एक विशेष अधिकार भी देती है जो हमारी सरकार है। तो इसमें वो क्या करते हैं, नियुक्ति के आरक्षण के लिए एक विशेष राइट दिया जाता है अनुच्छेद 16(4) के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जो आपका अनुच्छेद आर्टिकल जो 21 का है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, जिसमें ना राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट और अनिवार्य मतलब नेसेसरी शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, मतलब निर्देशित करता है उनको। ये वो करता है कि 14 वर्ष तक के जितने भी सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क फ्री में शिक्षा दी जाए और उनको नेसेसरी है उनको शिक्षा दिलवाने के लिए। अगर आपने मिड डे मील की कहानी, मतलब अगर आपने एजुकेशन का 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में अभी आप पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे ना तो उसमें आपका मिड डे मील क्यों स्टार्ट किया गया था, क्यों ऐसे करा गया था, जो खाना जो दोपहर में बच्चों को दिया जाता है वो क्यों रखा गया था, इसके पीछे एक कहीं ना कहीं ये कहानी भी जुड़ी हुई है कि उनको क्या की जाए कि सभी को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। क्योंकि कई पेरेंट्स क्या होते थे ना, बच्चों को खाने के लिए कि हाँ खाने के लिए बच्चों को मिल रहा है, जो गरीब तबके की जो फैमिली होती थी तो वो इसलिए भी उनको स्कूल भेज दिया करते थे। तो इसलिए सरकार ने ये कार्यक्रम भी चलाया था। तो बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती रहती हैं, आपस में ये लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से, पर मोटिव सबका यही होता है कि हाँ बच्चों को क्या करना है, एक तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करवाना, या फिर उन्हें किसी भी पौष्टिक जो उनका पौष्टिक तत्व है उसमें कमी ना होने देना। तो जो आपका आर्टिकल 21 है ना, इसमें सरकार ने कैसे हमारी शिक्षा को महत्व दिया है, उसने कहा है कि जो 14 वर्ष तक के कम के उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और जो अनिवार्य शिक्षा है उनको प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने निर्देश करा है। ऐसे ही आपका जो आर्टिकल 350A है, तो उसमें कहा गया है ना कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय अधिकारी का यह दायित्व है
कि वह भाषा के आधार पर स्कूल में पढ़ते अल्पसंख्यकों के बच्चों को मातृभाषा के जरिए शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं। इट मीन्स ये वो सुनिश्चित करना है 350A कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो उनकी मातृभाषा उसके आधार पर भी स्कूल में क्या की जाए, उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए, जिससे कि उनको शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी परेशानी ना आ सके। इस आधार पर उन्होंने मातृभाषा के जरिए शिक्षा की सभी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए आर्टिकल 350A अनुच्छेद बनाया है। आपका जो आर्टिकल 28 है, इसके अनुसार पूर्ण रूप से राज्य द्वारा घोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इट मीन्स ये अनुच्छेद ये कहता है ना कि कोई भी स्कूल में ये नहीं कि धर्म के अनुसार मतलब धार्मिक शिक्षा दी जाए, बिना धर्म के सभी को समान उससे शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुच्छेद आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी धर्म में भेदभाव ना करते हुए, किसी भी धर्म के बारे में ज़्यादा विशेष धर्म की चर्चा ना करते हुए, धर्म का प्रचार प्रसार ना करते हुए सभी को समान टाइप से क्या की जाए, शिक्षा दी जाए। किसी को भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इसके बारे में ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है आर्टिकल 28। ये आपका जो आता है ना 28 से लेकर आपका में भी कुछ है 30 तक होता है अधिकार आपका, जिसमें ना आपको क्या कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता होती है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही जो धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है ना, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाता है। अगर आपने पढ़ रखेंगे ना जो आर्टिकल्स हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। जो आपका ये आर्टिकल्स है ना जिसमें आपके मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं मौलिक अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार कितने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको कितनी इन्फॉर्मेशन रहती है आगे में, क्योंकि ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि सभी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होगी। ऐसे जो आपको 22 है अनुच्छेद, इसके अकॉर्डिंग राज्य की निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में बच्चों को धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कि किसी को भी ये नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है कि उसको क्या किया जाए, वहाँ पे प्रेजेंट होना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर उस धार्मिक कार्य में वो पार्टिसिपेट है, अपनी मर्जी से करेगा, किसी को भी उसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत यही कहा गया है। नेक्स्ट है आपका 24 अनुच्छेद, इसके अकॉर्डिंगली 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी उद्योग, कारखाने या अन्य जो संकटमय जो काम होते हैं उनमें नहीं लगाया जाएगा। ये अनुच्छेद 24 ये कहता है। तभी तो ये जो आपका अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करता है, काम ना करने के लिए बोलता है। और जो आपका 21 अनुच्छेद है, इसमें 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है कि पढ़ाना अनिवार्य है और निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। तो आपने देख लिया कि कैसे हमारे संविधान में कैसे जो शिक्षा है वो महत्व रखती है। इन आर्टिकल्स के थ्रू हमने बताया आपको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो समानता है, जो इक्वालिटी का जो राइट है वो कैसा है। तो जैसे कि आप देखते हैं समानता क्या है आगे में, जनतंत्र की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं। समान में रंग, रूप, जन्म, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग का कोई भेदभाव नहीं होता। इट मीन्स ये नहीं कि रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाए, कोई काला है तो कोई गोरा है, इस चीज़ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। या फिर जन्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाता कि वो अमीर फैमिली में जन्मा है या गरीब फैमिली में, या फिर वो किस जाति में जन्मा है। तो इस चीज़ पे भेदभाव बिना किए जिसमें सभी में समान व्यवहार किया जाए उसे हम समानता कहते हैं। और जनतंत्र हर व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र और समान अवसर प्रदान करता है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो समान अवसर दिए जाते हैं, तभी हम क्या कर पाते हैं, इक्वल अपने राइट्स को ले पाते हैं। इक्वली हमें समझा जाता है, क्योंकि हमें समान हर चीज़ में समान इक्वल माना जाएगा, तभी तो हमें समानता मिल सकती है। तो यही चीज़ है इसके अंदर कि सभी उसके इनके व्यक्ति के पर्सनालिटी को एक तरीके से विकास करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी और फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनतंत्र में समानता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को उसकी रुचियों, योग्यताओं एवं संस्थाओं के अनुसार विकास की हर सुविधाएं प्राप्त हों। इस दृष्टि से आवश्यक योग्यता होने पर कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। कि ज़रूरी नहीं है, मतलब जो व्यक्ति जिसमें उनकी वो है एबिलिटी है या फिर उनकी एक तरीके से विश है, उनकी रुचियां हैं, तो उसको हर व्यक्ति की अपनी फ्रीडम होती है कि वो उस अकॉर्डिंगली क्या करे, अपने व्यवसाय को चुन सकता है, उनकी अपनी मर्जी होती है। समाज का कोई दूसरा व्यक्ति उसके रास्ते में कोई बाधक नहीं बन सकता। इट मीन्स कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता कि तुम ये काम करो। उनकी जो मर्जी, वो जो व्यक्ति अपनी रुचियों और योग्यताओं के आधार पर जो मर्जी काम करना चाहता है, हर व्यक्ति वो काम कर सकता है, किसी के ऊपर भी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता उसको। नेक्स्ट आपका बंधुत्व।
अब बंधुत्व में क्या होता है कि आपस में एक तरीके से जो मिलजुल कर रहते हैं ना लोगों में, आपस में भाईचारे की जो भावना होती है उसको हम एक तरीके से इसमें ले सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जनतंत्र में है हर व्यक्ति मिलजुल कर रहता है और इससे व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है। आखिर में जो व्यक्ति मिलजुल कर रहेगा तो उसमें कैसी भावना है, बंधुत्व की भावना है, मिलजुल कर वो व्यक्ति रहता है। वो व्यक्ति कैसा है, सामाजिक है, समाज में उसका क्या होता है, रिस्पेक्ट होती है। और जनतंत्र में हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। इसलिए यह कहना ठीक होगा कि जनतांत्रिक समाज में बंधुत्व की भावना और आपसी भाईचारे से रहना ही जनतंत्र की सफलता की ज़रूरी शर्त है। इट मीन्स हर व्यक्ति क्या करता है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। तो ज़रूरी है ना कि आपस में हम मिलजुल कर रहें। जहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ पर कोई काम भी सही तरीके से नहीं हो पाता, और जहाँ पर मिलजुल कर काम को किया जाता है तो वो काम भी उतना फास्ट और प्रोग्रेस वे में होगा और वो काम भी उतना ही बेस्ट वे में होता है। तो यही कहा गया है ना कि जनतांत्रिक समाज में ना बंधुत्व की भावना और आपसी भाईचारे से ही रहना हमारी जनतंत्र के लिए एक सफलता की है, एक सफलता की चाबी के तौर पर भी है, जो हमारी बंधुत्व की भावना है। ऐसी नेक्स्ट पॉइंट आपको, सच्चे जनतंत्र की जो कुंजी है वो बंधुत्व की भावना ही है, कि जो मतलब जनतंत्र है जहाँ पर लोग आपस में क्या कहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो यही बात कही गई है। तो आपने देख लिया, ये पॉइंट में आपने क्लियर कर लिया कि हाँ बंधुत्व की भावना किस टाइप से है। नेक्स्ट आपका न्याय। तो कानून की दृष्टि से गरीब और अमीर सब एक समान है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने जो भी उनके राइट हैं और जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उनको निभाएं। उनके पास इस चीज़ की फ्रीडम होती है पूरी तरीके से। रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग अथवा वंश के आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कानून के समक्ष जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। किसी को भी ये नहीं है कि रंग देखकर या फिर उसका जन्म स्थान देखकर या उसकी जाति देखकर उनमें भेदभाव किया जाए। सभी को बराबर का न्याय, अगर आप देखते होंगे, अगर आप न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय में सभी को इक्वल देखा जाता है। जो जस्टिस होता है वो सभी को इक्वल मानता है। ये नहीं होता कि उसके लिए कोई उसका घर परिवार वाले लोग हैं या फिर उसके कोई अन्य जो अननोन पर्सन है, वो सभी को इक्वल नज़र से देखकर और जो फैक्ट होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनके आधार पर कोई भी फैसला सुनाता है न्यायालय ये करती है। तो यही चीज़ कही गई है ना कि किसी के साथ भी बिना भेदभाव किए क्या किया जाता है, न्याय प्राप्त करने से उसको नहीं रोका जा सकता भेदभाव किए करके। ठीक है, उन सभी को क्या किया जाएगा, इक्वल दृष्टि से देखा जाता है, न्याय की दृष्टि से। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। जो फ्रीडम है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट फ्रीडम ऐसी नहीं। फ्रीडम का मतलब होता है कि आपको फ्रीडम तो हो परंतु दूसरों को इससे आपकी फ्रीडम से कोई नुकसान ना हो। जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि जब शादियों वादियों में गाने बजते हैं तो सरकार ने ये भी एक बाउंडेशन लगा रखी है। आपको फ्रीडम तो है कि हाँ आप अपनी मर्जी से कि लाउड सॉन्ग सुन सकते हैं, बट हाँ किसी को नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना, इतना भी नहीं करना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से हाँ गाने बजा सकते हैं, कोई से भी गाने बजा सकते हैं। आपको इस चीज़ की फ्रीडम है, परंतु सरकार ने एक ये भी निकाल रखा है कि हाँ कि 12 बजे के बाद क्या कर दिया जाता है, डीजे वीजे बंद कर दिए जाते हैं। शादियों में जो गाने होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अगर आपने ज़रूर अगर पार्टी अटेंड करी होगी जो सिटी होती है उनमें, तो आपने ज़रूर इन चीज़ों को देखा होगा कि रात के जैसे 12-1 बजते हैं तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, डीजे को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ से ये होता है ना कि आपको तो फ्रीडम मिल रही है उस चीज़ की, मान लो आपको स्वतंत्रता तो मिल रही है, परंतु उससे किसी और को हानि ना हो, इसलिए सरकार इस चीज़ का भी ध्यान रखती है। मौलिक कर्तव्य वही होते हैं कि आपको उससे फ़ायदा तो हो पर उससे किसी और को नुकसान ना हो। हर चीज़ का इस चीज़ का ध्यान में देख कर रखा जाता है। जैसे कि स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने जीवन से संबंधित हर समस्या के विषय में अपनी निजी सोच रखने, विचार करने, लिखने, भाषण देने, वाद विवाद करने या आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता की कमी में व्यक्ति अपनी सारी शक्तियों को विकसित नहीं कर सकता। अगर हमें किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं दी जाए, अगर हमें बोलने की फ्रीडम नहीं दी जाए, हमें लिखने पढ़ने या फिर कहीं पे हमें डिबेट करने की फ्रीडम ना दी जाए, तो हमारा एक तरीके से पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। तो इसमें यही वो कहा गया है, पॉइंट में यही बात कही गई है कि स्वतंत्रता की कमी से जो व्यक्ति है उन अपनी शक्तियों को विकसित नहीं कर पाएगा, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा व्यक्ति। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं को अपने मन के हिसाब से संतुष्ट करना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि जो हमारी मर्जी हम वो जो मर्जी करें, बल्कि ये भी होता है कि हम दूसरों को भी ध्यान में रख कर वो काम करें जिससे कि दूसरों की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे। क्योंकि अनियंत्रित स्वतंत्रता से फायदे की जगह क्या हो जाता है, नुकसान होने का भी भय रहता है।
इसलिए स्वतंत्रता का उचित अर्थ व्यक्ति का विकास समूह द्वारा करना और समूह के लिए करना है। कि इट मीन स्वतंत्रता का उचित अर्थ यही होगा कि व्यक्ति का विकास कैसा होना चाहिए, समूह द्वारा होना चाहिए। मतलब समूह में ये नहीं कि वो इंडिविजुअली सिर्फ अपनी मर्जी से जो मर्जी उसका मन करे वो करे, उसमें सभी की राय में हाँ होनी चाहिए। ये इस टाइप से क्या होना चाहिए, एक तरीके से स्वतंत्रता हमें होती है। हमें किसी और की जो स्वतंत्रता है उसको हनन नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यही बात कही गई है कि स्वतंत्रता एक तरीके से ये वो नहीं है। अनियंत्रित स्वतंत्रता से क्या हो जाता है, अगर अनियंत्रित स्वतंत्रता रहेगी तो उससे फायदे की जगह नुकसान होने का ज़्यादा भय रहता है। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वैसे तो मैं हर एक वर्ड को पढ़ दे रही हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, परंतु अगर फिर भी कुछ भी अगर वो रहता है आपको डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि किसी भी धर्म में क्या नहीं करना, भेदभाव ना करना। मैंने इसमें लिख भी रखा है इसका अर्थ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं। इट मीन्स ये नहीं कि अगर आप किसी और धर्म को मान रहे हैं, इट मीन्स ऐसा ना कि किसी भी धर्म में विश्वास ना रखते हुए भी दूसरों के धर्म को रिस्पेक्ट भी देना, किसी के धर्म को ये नहीं कि प्रायोरिटी देना कि हाँ ये धर्म बहुत अच्छा है, ऐसा ना करते हुए सभी धर्म को इक्वल मानना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। कि किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है। जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब ही यही होता है कि किसी भी धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी पे ना रखकर सभी के धर्मों को इक्वल मानना और सभी के धर्मों को उतनी ही रिस्पेक्ट देना। तो यही हमारी क्या, और जो व्यक्ति जौन सा धर्म अपनाना चाहता है उसको वो धर्म अपनाने की छूट भी देना ही क्या है, धर्मनिरपेक्षता होता है। तो ये तो मैंने इन शॉर्ट वे में आपको धर्मनिरपेक्षता का मतलब बता दिया। अब यही है कि धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म से निरपेक्ष रहना, यानी धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप ना होना। जैसे कि आपको इसके वर्ड से पता चला, धर्मनिरपेक्ष मतलब कि धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना, कोई भी इस तरीके से वो अपनी दखलंदाजी ना करना। किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई भी धर्म हो उसे मजबूर किए बिना उसके धर्म को मानने की छूट दे देना भी धर्मनिरपेक्षता ही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में किसी के ऊपर भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये धर्म अपनाएं। कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, किसी को भी ये मजबूर नहीं किया जाता कि आपको ये धर्म अपनाना जरूरी है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कई जो मोमेडन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स होते हैं या फिर उनके जो रीति रिवाज होते हैं उनको बहुत मतलब सम्मान पूर्वक उनको मनाते हैं। तो यही चीज़ है ना कि जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें किसी भी चीज़ पे ये नहीं है कि आपको यही धर्म मानने की ज़रूरी है, नेसेसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जो धर्म मानना चाहता है वो धर्म मान सकता है। यहाँ नागरिक को स्वतंत्र रूप से धर्म मानने व उसका पालन करने की छूट है, स्वतंत्रता है उस चीज़ की। अब हम देख लेते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। निम्नलिखित बिंदु द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। जो हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, वो कैसे हम वो कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब वो मैं पॉइंट को आपको पढ़ाती हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। आप जानते हैं कि भारत का कोई एक स्पेशलाइज्ड धर्म नहीं है। संविधान की दृष्टि में और सभी धर्म को समान है, और संविधान की दृष्टि से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी दृष्टि से सभी धर्मों को समान माना गया है। कोई भी धर्म में क्या नहीं किया गया, भेदभाव नहीं किया गया। अगर आपने समानता के अधिकार में भी देखा तो सभी धर्मों को क्या माना जाता है, इक्वल माना गया। या फिर सभी धर्म के जो लोग हैं उनको अवसरों की समानता दी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म के लोगों को ज़्यादा उच्च प्रायोरिटी पे रखा गया और दूसरे को नीचे रखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सॉरी। ऐसे जो सेकंड पॉइंट है इसमें है कि भारत में संविधान द्वारा लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस बेस पे भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो कैसा है, वो है धर्मनिरपेक्ष देश है। क्योंकि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग भी हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो हम एक तरीके से हमारे व्यक्तियों के बीच में किसी भी धर्म के बीच में भेदभाव, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान द्वारा हम नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर रॉन्ग बता दिया है तो आप उसे नेगलेक्ट करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 28 से कुछ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, परंतु वो 25 से 28 तक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है ना। तो इसमें यही है कि इसके अंदर भी हमें क्या किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है
कि हमें किसी भी धर्म, जैसे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती किसी भी स्कूल में। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के ऊपर मतलब धार्मिक शिक्षा दी गई हो आपको। अगर आप भी स्कूल गए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि कोई भी धर्म को विशेष दर्जा ना देकर हमें स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। तो ये सब क्या है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही हमें क्या किया गया, हमारा देश एक ऐसा बन गया है कि हाँ वो कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो देश है, जो हमारी भारत है, वो कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और संविधान के अनुसार सभी धर्मों को स्वतंत्रता मतलब समान स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस बेस पे भी हम धर्मनिरपेक्ष देश कहला सकते हैं हमारा भारत। 5th पॉइंट है कि संविधान के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। जैसे कि आपका जो आपका आर्टिकल 25 है उसके अकॉर्डिंग आपको बोला जाता है कि कोई भी स्कूल में शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब नेक्स्ट आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार जैसे कि इसके नेम से पता चला कि मानव का अधिकार। अब इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार होता है। कि किसी को जीने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार या फिर रिस्पेक्ट पाने का अधिकार, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे मानव अधिकार हैं। और मानवीय अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए जारी लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और आप देखते भी हैं कि 10 दिसंबर को क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिससे कि हमें एक तरीके से हर साल ये रिमेम्बराइज रहे कि हाँ क्या नहीं करना, कि मानव के अधिकारों को हनन नहीं करना है। मानव के अधिकारों को क्या की जाती है, पहचान दी जाती है। तो इसलिए ये जो हर साल है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ऐसे ही जो 10 दिसंबर 1948 का ऐतिहासिक दिन था, जिस टाइम पे ये क्या किया जाता, इसको मंजूरी दी गई थी, मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा पत्र जारी किया। और इस घोषणा पत्र को दूसरे देशों के साथ भारत ने स्वीकारा। और इसके मुख्य मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं कि सभी लोग क्या रहेंगे, गरिमा और अधिकारों के मामले में स्वतंत्र और बराबर हैं। कि सभी अपनी एक तरीके से सभी जो लोग हैं वो रिस्पेक्टफुली रहेंगे, सभी को समान इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, स्वतंत्रता दी जाएगी इक्वली। तो इस टाइप से इस जो मानवाधिकार है वो एक तरीके से चर्चा होता है, इस तरीके से स्वीकारा गया है हमारे भारत के द्वारा हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। सभी को गुलामी से आज़ादी का अधिकार है, कि कोई भी क्या नहीं रहेगा, एक तरीके से फ्रीडम सभी को मिलेगी, कोई भी बंदी नहीं रहेगा, कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार है। तो ये सब हमारे मौलिक अधिकार ही हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही हमारे मानव अधिकार भी हैं। और मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने से आज़ादी है। इट मीन्स है ना कि जब तक वो जो है ना, मनमाने ढंग से कोई भी हमें हिरासत में नहीं ले सकता जब तक कि उनके पास आपके लिए कोई भी एविडेंस ना हो। अगर आपने देख रखा होगा कि कोई अगर आपको जब तक मुजरिम नहीं माना जा सकता, जब तक कि जो न्यायालय है आपको मुजरिम करार नहीं कह सकती, जब तक आपको क्या नहीं किया जाता, मुजरिम नहीं माना जाता। तो यही कहा गया है कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में रखने से आज़ादी है, कि हमें हिरासत में नहीं रखा जा सकता मनमानी ढंग से। हमें उसके ऊपर सरकार के पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, तभी वो हमें हिरासत में ले सकती हैं। जब तक अदालत दोषी न कहे तब तक आप निर्दोष होने का अधिकार है। जब तक अदालत द्वारा क्या नहीं किया जाता, दोषी ठहरा नहीं किया जाता, कहरार नहीं बोला नहीं जाता, तब तक आप क्या नहीं है, दोषी नहीं कहलाएंगे, तब तक आप क्या होंगे, निर्दोष ही कहलाएंगे। आप एक निर्दोष व्यक्ति ही कहे जाएंगे, आपको उसको निर्दोष व्यक्ति कहने का अधिकार है। और ऐसी मानवाधिकार के अंदर सरकार बनाने, चुनने और सरकारी गतिविधियों में हिस्से लेने का भी अधिकार है। 7 पॉइंट आपका विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार है। ये सब आपके मानवाधिकार के अंतर्गत ही आ जाते हैं। मानवाधिकार के अंदर आपके जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये मानव की ही राइट्स हैं। मानव का उसके ऊपर अधिकार है कि मानव को अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, कि जिसके अंदर हम आगे में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए या फिर हमारे लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में ले लीजिए, आप किसी भी वे में क्या है, उस टाइप के अधिकार को पाने के योग्य है। कोई भी व्यक्ति उस अधिकार को पाने के योग्य रहता है, उसको राइट रहता है, उसके पास ये अधिकार है कि उन सभी चीज़ों का वो यूज़ कर सके। और ऐसे ही शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा सहित स्वयं और परिवार को जीने का अधिकार है। और यातना प्रताड़ना से आज़ादी का अधिकार है, कि ये नहीं कि कोई भी आपके ऊपर क्या करे, स्ट्रिक्ट फॉलो करे, मतलब रूल रेगुलेशन लगा दे, आपके ऊपर प्रताड़ना करे, आपको मारे पीटे, इस चीज़ का भी आपको अधिकार है कि आप इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। ऐसे ही भारतीय संविधान इन अधिकारों को गारंटी ही नहीं देता, बल्कि
तोड़ने वालों को सजा का भी प्रावधान है। इट मीन्स आपको ये अधिकार सरकार द्वारा दिए तो जाते ही हैं और साथ साथ सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि जो ये हमारा अधिकार है इसको क्या किया जाए, बनाया भी जा सके। इट मीन्स इसको कोई भी तोड़ ना सके, इसलिए इसके लिए सजा भी प्रावधान देती है सरकार। सजा का भी इसमें प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान के अंदर। अगर आपने देखा हुआ कि जो हमारा आर्टिकल 32 है, जो आपका आर्टिकल 32 है वो आपका संवैधानिक अधिकारों का अधिकार है, मतलब जो संवैधानिक अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है ना कि जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं उन सबका अगर हनन होता है तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपको न्यायालय के पास जाने का अधिकार है कि हाँ हमारे इन अधिकारों का हनन किया गया है। तो आपने देखा कि किस टाइप से जो सरकार है वो हमें ओनली इन अधिकारों की गारंटी ही नहीं देती बल्कि इनको तोड़ने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान देती है। आपको ये श्योरिटी देती है कि आपके इन अधिकारों को कोई भी हनन नहीं कर सकता, आपके इन अधिकारों को कोई भी मतलब रॉन्ग इसके ऊपर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, आपको कोई प्रताड़ना नहीं कर सकता, कोई यातना नहीं दे सकता, कोई भी स्ट्रिक्ट चीज़ें नहीं कर सकता आपके साथ। आपको अपनी मर्जी के अनुसार अपने अधिकारों को यूज़ करने का बिल्कुल राइट है। और भारत में 28 सितंबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन भी किया गया। इस आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक को राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं, जैसे बाल मजदूरी, HIV, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और जन्मति के अधिकारों को रखा गया है। तो मानव अधिकार के अंदर ज़रूरी आपका एक मौलिक अधिकार ही नहीं आता, आपके अंदर इसके अंदर जो भी आपको जो लगता है कि हाँ आपके पास राइट होने चाहिए, चाहे फिर वो आगे आपका हो गया बाल मजदूरी के ऊपर, या फिर जो विधवा विवाह होता है, बाल विवाह होते हैं, या महिला का जो भी अधिकार होता है, महिला के लिए जो राइट्स होते हैं, इन सब के अंदर उन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा जाता है मानव अधिकार के अंदर। तो यही है कि जो 10 दिसंबर को जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे मेन रीज़न ये भी है कि लोगों को इसके बारे में क्या किया जाए, जागरूक किया जाए, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवगत कराया जाए। तो आई होप आप इन चैप्टर को समझ चुके होंगे कि आपने इन सब चीज़ों को क्यों पढ़ा, क्योंकि आपका एक तरीके से शिक्षा भी इसी चीज़ से कोरिलेट करती है कि संविधान के अंदर हमारी जो शिक्षा है इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो यही बात है, जो आपको चैप्टर का नेम है, अगर आपने नोटिस किया तो यही है कि संवैधानिक मूल्य, जो हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, चाहे वो समानता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, न्याय हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गई, मानवाधिकार हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपने देख लिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करा करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं था इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी, इतनी मुश्किल से मुझसे बोला भी जा रहा है, बट मैं वो कर रही हूँ कि हाँ आपको आवाज़ पूरी प्रॉपर वे में आए, कोई वीडियो में ये ना रहे कि आवाज़ की इशू हो, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ कि हाँ आपको सब चीज़ें सुनाई दे रही हूँ वीडियो के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरे एफर्ट्स आपको थोड़े बहुत भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक किया करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।